एंड देयर वाज अ इशू विद द एसी थिंग जो मैं आपको बता रहा था। इंटरेस्टिंगली जब भी वो एसी वाली प्रॉब्लम होती है तब भी गाड़ी की रेंज भी बहुत बुरी रहती है। अगर आपने लो टेम्परेचर करके रख रखा है तो ये बिल्कुल भी नहीं रेंज देता। डोर वो नहीं काम कर रहा था, तो उसके लिए एक मैकेनिकल सिस्टम दिया गया है बूट के अंदर, इमरजेंसी रिलीज, वो भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ से भी खोल सकते हो, बट पता है दिक्कत क्या है, अगर चार्जर लगे हुए हैं तो आप टियागो ईवी क्या छोड़ो, मतलब कोई सी भी ईवी को कहीं भी लेके जा सकते हो। तो जैसे 30-40 किलोमीटर हमने कवर करे, उसके बाद जो है इसके स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ना वो नॉर्मल हो गया, मतलब ईएससी जो कभी काम कर रहा था कभी नहीं कर रहा था वो। सो जी, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। भाई सामने आप देख ही पा रहे हो भाई, अपनी खुद की ईवी खड़ी है यूपी 13 CC 9580, और लोकेशन आप देखो भाई कहाँ पे जो है इसको लेके आ रखे हैं। इसके प्रॉपर व्लॉग जो है आएंगे बैक टू बैक, पर ये वीडियो थोड़ा सा पहले देखने को मिलेगी। उसके पीछे रीज़न है कि मैं जो है ना आपको आज ईवी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, जब भी कोई भी बंदा ईवी लेने की तरफ जाता है तो कई सारे उसके मन में सवाल होते हैं। और दूसरी चीज़ एक और है, कल ना एक वीडियो आई है यूट्यूब पे, आप में से हो सकता है कई भाइयों ने देखी भी होगी, मैंने चैनल पर मैंशन भी किया है टाइटल वगैरह के अंदर, कि एक यूट्यूब चैनल है, बहुत बड़े क्रिएटर हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, अगर आप जानते हो तो गगन चौधरी नाम से। उनके पास उन्होंने ना मार्च के महीने में, जितना मैंने देखा, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, पंच ईवी ली थी एडवेंचर वेरिएंट लॉन्ग रेंज के अंदर। अब उन्होंने जो है सेकंड सर्विस वाला जो है ना अपना ओनरशिप जो है उसके अंदर डाला है। मैंने वो डेडिकेटेड पूरी वीडियो देखी कल रात। वैसे तो मैं इस वीडियो को कुछ दिन बाद डालने वाला था, मैं खुद का ही डालता अपना जो ओपिनियंस वगैरह है, बट अब जो है मैं आपका कुछ चीज़ें वहाँ से उठाऊंगा, पूरी प्रॉपर क्लियर करूंगा। और जिस्पा, दिल्ली से जिस्पा तक हम अपनी टियागो ईवी को ले आए हैं, जहाँ पे लोग कर्व लेके आ रहे थे या फिर नेक्सॉन लोग लेके गए हैं, बट कहीं भी टियागो ईवी आपको नहीं देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज तो गाड़ी यहाँ पे आने के बाद क्या कुछ दिक्कतें आई, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़, हमारी अब तक चार्जिंग यहाँ पे कितने की लग गई, उसके बारे में बात करेंगे, क्या परेशानी आई कि नहीं आई। और जो लास्ट में जो गगन भाई ने वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बात कही हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अब मैं आपको पहले जो है वो बताता हूँ। देखो, अगर आप दिल्ली से टियागो ईवी लेके आना चाहते हो मनाली साइड, या फिर अगर आप और ऊपर जाना चाहते हो जिस्पा वगैरह तक, आप इजीली ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो फिर भी यार यूपी से लेके आए हैं, दिल्ली से फिर भी थोड़ा सा इजी पड़ जाता है अगर आप मुझसे वैसे पूछ रहे हो, क्योंकि मैं इस ईवी को बहुत जगह लेके चला गया। मैंने ऑलमोस्ट ये गाड़ी जो है 45,000 किलोमीटर जो है टच करा ली है, और एक लोकेशन देख के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कोई भाई ये ना सोचे कि मैंने कम चलाई है, और उससे पहले मैं अपना जो है एक्सपीरियंस वगैरह वो शेयर कर रहा हूँ। वैसे ऑलरेडी मैंने कई बार जिसके जब किलोमीटर वगैरह पूरे हुए थे वो मैंने आपको दिखा रखे हैं, अगर आप चैनल पे देखना चाहते हो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे, देख लेना एक बार। दूसरी चीज, कितने रुपए लगे कई भाइयों को वो जो है जानना होगा। तो अब तक की जो चार्जिंग की बात करोगे, 30% एक बार चार्ज करी थी, और 2 बार जो है हमने 100% जो है अपनी चार्ज करी है। उसके अलावा एक बार रात में होटल में मनाली के अंदर चार्ज करी थी, और उसके बाद जो है डायरेक्ट हमने थोड़ी सी 10% जो है जिस्पा के अंदर चार्ज करी है। टोटल अगर आप निकालोगे तो 4 बार भी मुझे नहीं लगता कि हमने प्रॉपर चार्ज करी होगी। वैसे एक मैं जो है ना एक बार जो पूरी कॉस्ट वाली वीडियो है वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, बट वो जो है जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तब उसके बाद बनाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेट वगैरह मुझे जो है सारा वहां पे जो है करना पड़ेगा। तो प्राइस से रिलेटेड तो ये। और अब मेन बात आती है कि जो लोग दिक्कत वाली बात पूछते हैं कि क्या दिक्कत होगी कि नहीं होगी, भाई ऑनेस्टली बताऊं, अगर चार्जर लगे हुए हैं तो आप टियागो ईवी क्या छोड़ो, मतलब कोई सी भी ईवी को कहीं भी लेके जा सकते हो। अभी तो महिंद्रा ने अपनी जो है नई बॉर्नोन ईवी प्लेटफॉर्म जो इंग्लो पे बेस्ड है, वो 2 गाड़ियां लॉन्च करी हैं, XEV E9 और दूसरी BE E6 करके जो है उसका नाम है, तो वो भी लॉन्च करी है। वो तो देखो कहीं भी आप ले जा सकते हो, रेंज वगैरह बढ़िया ऑफर कर रही हैं, प्राइस भी बहुत ज्यादा है। अगर आप टियागो ईवी की स्पेशली बात करते हो तो भाई इसका प्राइस जस्ट अभी देखो आपने कितना कम हो गया, टाटा ने जो इसके घटा भी दिए। जब मैंने ली थी तो ये 11,20,000 के समथिंग की ऑन रोड पड़ी थी, इंक्लूडिंग अगर आप एसेसरीज वगैरह की बात करते हो तो। यहाँ पर रेंज भी बहुत कम जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अगर आप रेंज की भी बात करते हो तो रियल लाइफ में मैंने आपको कई बार बता रखा है कि 210 आप इससे इजीली निकाल सकते हो, बट जहाँ पे बात आ जाती है पहाड़ों की चढ़ाई की, मनाली में आपको एक बताता हूँ, मनाली जो हमारे घर से पड़ता है लगभग 626 किलोमीटर के आसपास है, तो आप लगा लो 626 में हमने सिर्फ आने आने में 30% और अपनी 100% 2 बार चार्ज करी है, तब जाके हम मनाली यहाँ पे आ गए। फिर हमने रात में चार्जिंग लगाई, उसके बाद हम जिस्पा तक गए, सारी जगह पे घूमे फिरे। और लोड की बात करोगे ना तो 4 बंदे गाड़ी के अंदर है, लगेज पूरा जो है ठूस के भर रखा है, ये लगा लो। देखो पूरा मतलब पीछे से कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा अच्छा तरीके से यहाँ पे जो है भर रखा है, तो वेट भी अच्छा खासा है गाड़ी के अंदर, तो वो चीज है। बाकी एक बार ना इस दरवाजे को थोड़ा सा बंद कर देते हैं, और
चार्जिंग की बात मैंने आपको बता दी, कॉस्ट वगैरह की बात कॉस्ट वाली वीडियो के अंदर जो है करने वाले हैं। अब मेन बात आ जाती है प्रैक्टिकलिटी की। देखो उस वीडियो में अगर आप देखोगे, मैं एक वीडियो पिन भी कर दूंगा अगर आप मेरे को मिलेगी, वरना तो आप चैनल पे जाके गगन चौधरी टाइप करना, मिल जाएगी वो वीडियो। तो उसके अंदर भाई ने सारी चीजें बताई, मैंने सारी चीजें वो डिटेल में समझी। मैंने कहा हाँ भाई क्या बता रहे, देखो एज अ बड़े क्रिएटर हैं, नंबर्स पे नहीं जाओगे तो भाई ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो हो चुका है। और मुझे जस्ट अभी ये लगा लो 2.5 साल हुआ है, मुश्किल से 2.5 साल में भी ये लगा लो मैंने पार्ट टाइम करा था शुरुआत में, फिर जो है इसमें फुल टाइम है। तो उतना ज़्यादा मैं देखो उसमें डीप नहीं जाऊँगा, बट हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आप मुझसे पूछते हो भाई, मुझे ईवी में ऐसा सच दिक्कत नहीं आती है। जो लोग बोलते हैं कि रेंज नहीं दे रही है, कि मेरी गाड़ी में ये खराब हो गया वो खराब हो गया, अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। उनकी गाड़ी में जब उन्होंने ली थी तो कई सारी लाइटें ऑन हो गई थी, ईएससी वगैरह का वो दिक्कत आ गया था। मैं कुछ कुछ पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ, पूरी वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ईएससी वाली दिक्कत आई थी, देखो ईएससी वाली दिक्कत इसके भी अंदर है। अगर आप व्लॉग देखोगे, जब मैं व्लॉग डालूंगा तो इसमें क्या था, जैसे हम मनाली की चढ़ाई चालू करने लगे तो मुझे एक्सप्रोक्स याद नहीं है, पता नहीं है बुनतर से स्टार्ट होती है कि ऐसे, वैसे मैं आपको किलोमीटर बताऊं तो 210 एग्जैक्ट पड़ती है जो चढ़ाई चढ़ाई है किलोमीटर्स में अगर आप पूछोगे। जैसे कुछ ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर हम चले होंगे, उसके बाद से ही जो है यहाँ पे दिक्कत बनने लग गई थी कि अपना जो ईएससी वाली चीजें हैं कि वो जो है स्टीयरिंग यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। थोड़ा सा कट लगाना पड़ गया भाई, ऑल्टो आ गई थी, देखो रोड पे इस जगह पे खड़े हैं, सही भी नहीं है वैसे। हाँ तो मैं बता रहा था जैसे 30-40 किलोमीटर हमने कवर करे, उसके बाद जो है इसके स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ना वो नॉर्मल हो गया। मतलब ईएससी कभी काम कर रहा था कभी नहीं कर रहा था, वो दिक्कत इसमें बनने लगी। तो पहली चीज तो देखो, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जितनी चीज है, टाटा का हाथ बहुत तंग है इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैंने आपको कई वीडियो के अंदर दिखा रखा है, मेरी गाड़ी में भी कई सारी दिक्कतें आई थी। सर्विस सेंटर तो देखो माशाअल्लाह है, वो वाली चीज है। तो अगर आप टाटा की गाड़ी प्लान भी कर रहे हो तो मैं तो बोलूंगा कि इतनी ज्यादा हाई एंड गाड़ी मत लेना। जो नॉर्मल सिटी यूज के लिए चाहिए तो आप चूज कर सकते हो, बट अगर आपको बढ़िया ईवी चाहिए या फिर आपको मतलब थोड़ा सा फीचर्स वगैरह का शौक है तो आप थोड़ा सा प्रेफर करना कि अच्छे ब्रांड पे जाओ। और दूसरा मतलब सारी चीजें देख दाख के लेना मेरे हिसाब से। मैं देखो नाम वगैरह तो नहीं लेता कि कौन सी आपको लेनी चाहिए, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर लेना। बट अगर आपके मन में ये दिक्कत है कि ईवी कैसे सरवाइव कर पाएगी, क्या मैं उसको वहां पे लेके जा पाऊंगा नहीं लेके जा पाऊंगा, तो एग्जाम्पल आपके सामने है भाई। मैं अपनी गाड़ी को यूपी से, अगर आप वैसे एग्जैक्ट पूछोगे तो यूपी 13 जो है बुलंदशहर का रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ता है, वहां से जो है यहाँ पे ले आया 628 एग्जैक्ट किलोमीटर है। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ इतना फर्क है कि कुछ बंदे यहाँ पे जो थोड़े से हेल्प नहीं करते हैं कि चार्जिंग वगैरह से रिलेटेड। अब वो ये है कि अगर आप देखो रूम ले रहे हो, पैसों की बात नहीं छेड़ोगे तो वो नहीं करेगा, बहुत कम है। देखो ऐसा तो नहीं कह रहा कि करेगा ही नहीं कोई, तो वो चीज़ है, बट कर देते हैं। अगर आप पैसे की बात करते हो तो चार्जिंग दे देते हैं, आप काम चला लोगे। अर्थिंग वगैरह की भी ऐसा दिक्कत नहीं आती। मैंने आपको अगर आप देखोगे अर्थिंग वाला जो सेक्शन है, वीडियो जो मैं डालूंगा व्लॉग वाली जो डलेगी, उसमें आप देख लेना अर्थिंग वगैरह हमने कैसे जुगाड़ करा था, ये भी हमने वहीं पर चार्ज करी। तो ये चीज है चार्जिंग से रिलेटेड। दूसरी दिक्कत आई थी उन भाई की गाड़ी में कि वो बता रहे थे कि गर्मियों के टाइम पे, मैंने भी आपको हाईलाइट कर रखा है वही सेम चीज। अब या तो ये हो सकता है कि देखो उन्होंने उतनी गाड़ी चलाई नहीं, उनकी गाड़ी अभी तक 3000 किलोमीटर के आसपास जो है चल रखी है। तो देखो हो सकता है 3000 किलोमीटर में इतना ना समझ में आ पाया हो। तो मैं बता देता हूँ उसमें की दिक्कत क्या बता रहे थे भाई। अगर जैसे 30-35 डिग्री रहता है टेम्परेचर, एंड देयर वाज अ इशू विद एसी थिंग जो मैं आपको बता रहा था। इंटरेस्टिंगली जब भी वो एसी वाली प्रॉब्लम होती है तब भी गाड़ी की रेंज भी बहुत बुरी रहती है। नाउ वी रियलाइज कि 250 के आसपास की प्रैक्टिकल रेंज ये गाड़ी निकाल सकती है इन मौसमों में, जो अभी मौसम चल रहा है जहाँ पे टेम्परेचर कंफर्टेबल है 29 डिग्री जैसे अभी हो रखा है, नॉट रीचिंग मोर देन 30 to 33 डिग्रीज, और ठंडा तो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है, उसके आसपास जाता है, इस गाड़ी की बैटरी को कूलिंग की ज़रूरत होती है, और वो कूलिंग जो है एसी की हवा से ही हो रही है। कैबिन में एसी बंद हो जाता है, बैटरी कूलिंग हो जाता है और फैन ज़्यादा चलता है, उस वजह से गाड़ी की रेंज ड्रॉप होती है। इनफैक्ट आई हैव गॉट अ रेंज नॉर्मल तरीके से चलाने पर भी 189 की, मतलब 189 पे पूरी बैटरी खत्म। तो कोई दिक्कत नहीं होती है, स्पेशली ईवीज वगैरह में। उनके पास पंच है, मैंने बता ही दिया था वीडियो में। अगर कोई बंदा आगे बढ़ा के देख रहा है, वैसे तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता कि आप आगे बढ़ा के देखना। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि ईवी मुझे लेनी है कि नहीं लेनी, तो आप पूरी वीडियो को एक बार में देखना, आपको सारे डाउट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। तो उसके अंदर ऐसा ही था कि वो भाई उसमें कोड करते हैं कि मतलब उनकी पंच ईवी जो है वैसे रेंज एक्चुअल जो है 240-250 के आसपास देती है, अगर टेम्परेचर 30-35 के आसपास है। बट अगर टेम्परेचर 40 प्लस चला जाता है, 45 रहता है, राजस्थान के रहने वाले हैं वो भाई, तो उस केस में जो है वो बता रहे थे 180 हाईएस्ट देती है वो चीज। और एसी भी बहुत तेज चलने लग जाता है, बैटरी को कूलिंग वगैरह की जो है जरूरत होती है। तो मैं उसके अंदर ये बता देता हूँ कि देखो उसमें थोड़ा तो सस्ता
कि ऐसा होता है कि रेंज वगैरह कम हो जाती है, बट उसमें ना एक थोड़ी सी दिक्कत ये है, मैं एक बार इसको इस तरीके से पकड़ लेता हूँ, थोड़ा सा ये वाला हाथ थक गया था। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि उसमें सीन ऐसा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है ना, वो मैं ये तो नहीं बोल रहा, मैं किसी और ईवी की बात नहीं कर रहा, स्पेशली टाटा की बात कर रहा हूँ, नेक्सॉन हो गई, कर्व मैंने देखी नहीं अभी, पंच की बात करोगे या टियागो की बात करोगे, इन 4 गाड़ियों की बात करते हैं, तो उनमें क्या सीन है कि अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा एक्सीड करता है, या आप कभी बिल्कुल ऐसे जैसे दिल्ली एनसीआर वाला जो रीजन होता है उसके अंदर चला रहे हो, ट्रैफिक लगा हुआ है, तो इसका जो है ना कंप्रेसर इतनी तेज चलता है बहुत ज्यादा, या तो बैटरी को कूलिंग में जरूरत होती होगी, जैसे भाई ने उसमें बोला था, बट उनने उसमें ये गलत बोल दिया कि क्या नाम है कि कंप्रेसर, कंप्रेसर का नाम नहीं लिया था उस वीडियो में, ये बोला फैन बहुत तेज चलने लग जाता है तो जो है बैटरी खत्म हो जाती है भाई। उसमें पता है ट्रिक क्या है कि अगर कोई भी बंदा जैसे गर्म हो रखी है गाड़ी और एकदम पूरा लो कर देता है टेम्परेचर, मैंने वीडियो के अंदर कई बार बता रखा है, ऐसा नहीं मैं यही बता रहा हूँ इस वीडियो को देख के, तो उसमें भी क्या रहता है कि अगर आपने बिल्कुल लो कर दिया और गाड़ी एकदम बाहर 45 डिग्री है और शीशे बंद है और गर्म हो रखी है पूरी दबा के, तो उस टाइम पे देखो इसका इतना तेज कंप्रेसर चलता है, गाड़ी के अंदर तक आवाज आ रही होती है कि हाँ भाई मतलब बहुत तेज, तो उस टाइम पे ना अगर आपने लो टेम्परेचर करके रख रखा है तो ये बिल्कुल भी नहीं रेंज देती है, मैंने कई बार आपको बता रखा है, 100-120 मुश्किल से ही चलती है, तो वो चीज है। बट उसका ट्रिक क्या है कि उन भाई ने बताया कि इसमें क्या दिक्कत है, टाटा वाले सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं करेंगे, भाई टाटा वाले तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता, टाटा वाले मेरा ही कुछ नहीं कर पाते, और डीलरशिप से डीलरशिप कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो वाली चीज है। मेरी थोड़ी लैंग्वेज को उधर कर देना भाई साइड, मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ ताकि आपके पैसे बर्बाद ना हो, आप ले लो तो तब दिक्कत आए। तो उस केस में क्या करो, अगर आपके पास है या आप ले रहे हो तो टेम्परेचर आप सेट कर दो 22 या 23 के आसपास, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, जो एक्चुअल रेंज थी वही देगी। और ये जो दिक्कत है कि कंप्रेसर तेज चलता है वो तो होता ही है, टाटा की गाड़ियों में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि स्पेशली पंच में आ रहा है या किसी और में, टाटा की कोई भी गाड़ी लोगे सब में मिलेगा। तो कंप्रेसर वाली चीज तो ये रही। दूसरी उसमें ना बात हुई थी एक तो आइसोविक चाइल्ड सीट एंकर्स की, उनकी गाड़ियों में जो है एक एंकर जो है अंदर चला गया था, तो उसमें सीट जो है फिट नहीं हो रही थी, तो भाई देखो इस पे मेरा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, मैंने चाइल्ड सीट वगैरह जो है यूज नहीं करी है, तो मैं उसके ऊपर जो है थोड़ा सा आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। दूसरी चीज उन भाई ने एक वीडियो में कई बार बोला था और मैं आपको बहुत बार देख चुका हूं कि यार मैं आपको बताऊं एक बार कि उसमें बोल रखे थे भाई कि ईवी जो है सस्ती नहीं पड़ती है। भी आपको इस वीडियो के जरिए मेरा पूरा एक्सपीरियंस नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मतलब गाड़ी के बारे में बता दिया मैंने, बट इन जनरल इस गाड़ी को लेने से पहले मैंने ये भी सोचा था कि ईवीज़ जो है वो सेंस बनाती है नहीं बनाती, उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। वो चीज़ मैं अभी भी टेस्ट करने में बाकी हूँ, क्योंकि मुझे कॉस्ट एनालिसिस करना है कि कैसे चार्ज कर रहे हो, सोलर पे चार्ज करने पे क्या चल रहा है, डीजल में क्या, पेट्रोल में क्या, चार्जिंग इंफ्रा कैसे वेरी कर रहा है, छोटी ईवीज़ का सेंस है, बड़ी ईवीज़ का सेंस है नहीं है। इसके लिए एक साइंटिफिक अप्रोच करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर सा शीट बना के दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा डेटा वेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सस्ती वाला सीन ऐसा है कि भाई गाड़ी में चला के लेके आ रखा हूँ ऑलमोस्ट अब तक, अगर आप देखोगे ना मैं आपको एग्जैक्ट दिखाई देता हूँ, फिर जो है कैमरा स्विच करता हूँ, ये देखो अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ कि हम घर से जब से चले ना कितनी हमने चला ली, ये देखो 732 एग्जैक्ट किलोमीटर जो है चल चुकी है। और चार्जिंग मैंने आपको बताई दी थी कि हमने कितनी चार्जिंग करी है, देखो जो रेस्टोरेंट वाली चार्जिंग थी, सॉरी होटल वाली, उसमें हमने 350 रुपये पे करे थे, और एग्जैक्ट नहीं बता पर मैं इतना बता दे रहा हूँ, 500 रुपये की 2 चार्जिंग और मान लो 1500 के लगभग की वो 300, 1800 रुपये की चार्जिंग में हम मनाली आ गए दिल्ली से। और वो तो मनाली, दिल्ली का नाम तो मैं इसीलिए ले रहा हूँ तो क्योंकि बहुत सारे बंदे जो है दिल्ली से आना यहाँ पे पसंद करते हैं, तो उनके लिए जो है वो वाला रीजन है। बट अब मैं कैमरा स्विच कर लेता हूँ, अब आप बताओ 1800 रुपये में लगभग अभी भी गाड़ी चार्ज बची है 30%, और उस केस में हमने लगभग 735 किलोमीटर गाड़ी चला ली, सस्ती है कि नहीं है। वो भाई बोल रहे थे मुझे डीजल से सीएनजी से जो है कंपेयर करनी है, पूरा एक्सेल सीट बनानी है, वो सारी चीजें ठीक है बना लो कोई दिक्कत नहीं सारी चीज, बट भाई ये जो आप कोट कर रहे हो कि ईवी सस्ती नहीं पड़ती है ना, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा मतलब ईवी सस्ती पड़ती है, आप डीजल से लगा लो, इतना है कि आपका टाइम वेस्ट होएगा, जो फैक्ट है कि चार्जिंग वाला जो है अगर आप उससे इसे कंपेयर करते हो तो दिक्कत आएगी। बट अगर आप ये कह रहे हो कि ईवी सस्ती नहीं पड़ती, वो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। जो आप ये कोड कर रहे हो भाई, एक बार आप एक्सेल शीट बना के डाल देना, हम भी देख लेंगे कि आप जो ये वाली बात बोल रहे थे कि सस्ती पड़ती है कि नहीं पड़ती, वहां पे दिख जाएगा। मैंने आपको अपनी बता दी। और एक और चीज, जो प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आएगी ना जिसमें कॉस्ट वाली बात करेंगे कि अगर आप पूरे जिस बात तक जाते हो, वैसे तो हमारा प्लान 12 लाचा तक था और भी बर्फ वगैरह मिल जाती, वो भी मैं आपको दिखाता। बट अभी तक जहां तक जिस्पा तक हम इसे लेके गए हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये लगा लो केलोंग, सॉरी ये थोड़ा सा नाम अलग है, आपको दिख जाएगा, उल्टा दिख रहा है, देखो मैं बता देता हूँ, KOLANG, ये रिट्रीट करके ऊपर रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे कर्व मिल गया था, तो मैंने कहा यहीं डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं, और रात को हो सकता है यही वीडियो ही आपको देखने के लिए मिलेगी।
तो जो एसी वाली दिक्कत थी वो मैंने आपको बता दी। और एक और दिक्कत थी उसमें ना चार्जिंग पोर्ट, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जो पंच है ना उसके अंदर सामने चार्जिंग पोर्ट आता है, तो उसके लिए एक मैकेनिकल सिस्टम दिया गया है बूट के अंदर, इमरजेंसी रिलीज, वो भी काम नहीं कर रहा था। एक दिन मैं फंस गया हाईवे पे, वो इमरजेंसी रिलीज जो है काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें मैकेनिकल जो है लीवर देते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा, मैंने भी कई बार उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। वो वहां से तो खुलता ही नहीं है, एक हाथ से आप ट्राई करोगे तो। अब बोनट को गिरा देते हैं और चार्जिंग पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो अगर आप चार्जिंग पोर्ट खोलना चाहते हो ना, यहाँ से भी खोल सकते हो, बट पता है दिक्कत क्या है, मैं आपको दिक्कत भी दिखा देता हूँ लगे हाथ। देखना ये ना यहाँ पे वैसे अटका रहता है, ये पता नहीं इन्होंने कुछ करा होगा। तो देखो, ये देखो, आप जैसे इसे खोलने की कोशिश करोगे ना तो एक हाथ से तो कभी खुलेगा ही नहीं ये। मैं आपको प्रॉपर दोबारा कर, दो हाथ से करोगे तभी खुलता है और ये जाम हो जाता है। ये तो छोड़ो, मेरी गाड़ी में तो सादा ये आता है, ये वाला, जिन गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह फिल करने का ऑप्शन, ये तो जाम हो जाता है भाई। ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपर इस तरीके से। वैसे तो मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ, प्रॉपर दिखा सकता था रियर कैमरे से, बट बार बार स्विच करूंगा, कट वगैरह लगेंगे तो ठीक नहीं है, तो ये भी अटक जाता है। तो ये दिक्कत आपके साथ हो सकती है। ये देखो, टाटा ले रहे हो तो इतना तो ग्लिच वगैरह आपको झेलने पड़ेंगे, तो ये चीज आप एक बार देख लेना। बाकी और तो कुछ मुझे लगता नहीं रहा है। और मेरे एक्सपीरियंस की बात पूछोगे, मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैंने तो ये हर जगह चला के देख ली, मुझे तो कोई दिक्कत आती नहीं इसके रिगार्डिंग। मुझसे कोई बोले कि इसको गोवा भी लेके जाना है तो मैं गोवा भी इसको लेके चला जाऊंगा। आने वाले टाइम में देखेंगे कैसा रहता है वो वाली चीज़। बाकी मैंने जितनी मेरी तरफ से हो सका, मुझे तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सस्ते वाली बात है तो सस्ती पड़ती है, इसमें कोई दौरा नहीं है। पहाड़ों में चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, बस चार्जिंग होनी चाहिए, कहीं भी चली जाएगी। और रही बात इसके देखो फ्रंट व्हील की, तो फ्रंट व्हील ड्राइव है तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। बाकी देखो, इसमें इतनी माइनस टेम्परेचर में कोई बैटरी नीचे नहीं गिरी, कि जो बंदे बोलते हैं जैसे आईफोन वगैरह की बात रहती है कि बैटरी वगैरह मैनेजमेंट वगैरह अच्छा है, भाई इसका 1% भी नहीं गिरा। 31% पे हमने छोड़ी थी रात में लगभग 11-12 बजे के आसपास, और सुबह लगभग मतलब शीशे वगैरह पे सब पे बर्फ जम रखी थी। आप वीडियो देखना प्रॉपर, आपको सारी चीज़ समझ आएंगी। और इसका 1% भी बैटरी जो है यहाँ पे नहीं गिरी। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तो ये रहा कि बैटरी से मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। चार्जिंग वगैरह भी अच्छी सपोर्ट कर रही थी। कुछ भाई उसमें बोल रहे थे कि 3 बार हमें फास्ट चार्ज करनी है, एक बार स्लो करनी है। हमने सारी बार फास्ट चार्ज कर दी, एक बार सिर्फ स्लो करी है जो वहाँ पे होटल में करी थी। हाँ, तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर वो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वैसे मैं थोड़ा सा नाम यूज़ करूंगा क्लिकबेट के लिए, मैं ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई बाद में ऐसे हो। तो मैं जस्ट नाम यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को उनसे ना कोई कुछ वो है गिला शिकवा, कोई भी वाली बात नहीं है। बट उनने जो वीडियो में बात कही थी वो मैंने यहाँ पे जो है क्लियर कर दी। और ये तो छोड़ो, उन्होंने वो तो लोकल में चलाते हैं भाई, मैंने देखो ईवी कहाँ लाके खड़ी कर दी, वो भी टियागो जैसी। लोग देखो डरते हैं, मतलब लोग लंबा नहीं लेके जाते भाई इसको। और देखो मैंने इसको देखो कश्मीर लेके चला गया, गुलमर्ग नहीं गई है, बाकी पत्नी टॉप लेके चला गया, और आई थिंक शिमला 2 बार चली गई, और 5वीं की बात करो नैनीताल चली गई। भाई कहीं कहाँ नहीं गई है। और अब देखो यहाँ पे ये मैं जिसपा लेके गया, अगर चार्जिंग वहाँ पे हो जाती तो शायद ये 12 लाचा भी हम इसके लेके जा सकते थे। तो आप मेरी बात पे विश्वास करो तो वेल एंड गुड है, बाकी आप अपने खुद से डिसीजन ले सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में, कर देते वीडियो के एंड। आपके कोई सवाल जवाब हो कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।